दोस्तों 4 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की बता दी। वस्तुनिष्ठ भी आपको बताते जा रहा हूँ। अब ये दोस्तों हमारी फाइनल वीडियो रहने वाली वस्तुनिष्ठ की, महामैराथन वस्तुनिष्ठ की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक, ओके, आपके 14 अध्याय हैं, सभी अध्यायों को एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। बहुत सारे वस्तुनिष्ठ लाया हूँ। ओके, आपको वीडियो को देखते ही देखते आपका फाइनल आपका वस्तुनिष्ठ की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और तैयार कर लेना है। ओके, क्रम से हम अध्याय क्रम से देखेंगे। ओके, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, इस बार से पूरे 14 अध्याय तक देखेंगे। तो बस आपको क्या है, वस्तुनिष्ठ में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ओके, एकदम बस आपको क्या है, वीडियो को ध्यान से अंदर देखना है, तो आपके क्या है आधे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ तैयार हो जाएंगे। कुछ आपको डिफिकल्ट लगेंगे तो उनको आप क्या है, उनको बस आपको क्या है, आपको अलग से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो वो भी आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 आ जाता है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, देखिए मैं आपको सब यहाँ पढ़ के नहीं बताऊंगा। ओके, जो सिलेक्टेड होगी पहले उन पर मैं फोकस करूंगा। ओके, चलिए देख लेते। बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं हमारे। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁸ आपको याद रखना है। रैखिक आवेश का घनत्व मात्रा कूलाम अपॉन मीटर होता है। इसे आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे आपको तैयार करके रखना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत स्थितिक ऊर्जा, याद रखिएगा स्थितिक ऊर्जा यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बन सकता है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया है सभी फिजिक्स के, ओके, सभी अध्यायों के सिलेक्टेड फार्मूला, वो फार्मूला वाली आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा और फार्मूला भी आपको सिलेक्टेड तैयार करके रखना है। फार्मूला याद होंगे तो वस्तुनिष्ठ तो आपसे बनेंगे ही, साथ ही दोस्तों आपके न्यूमेरिकल मैन आपसे बन जाएंगे। तो आपको जो प्लेलिस्ट है हमारी टॉपर सीरीज फिजिक्स की, उसी प्लेलिस्ट पर क्या है वो वीडियो ऐड है, तो आपसे आप देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट जैसे आपको ये तैयार करके रखना है। यहाँ से नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है तो कूलाम अपॉन क्या होता है, कूलाम मीटर होता है आपका। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है हमारा। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो ये आपका विद्युत ध्रुवण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट एक स्थान है पूर्ति में, जैसे पृष्ठ आवेश का घनत्व आपको देख लेना, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को परिभाषा जरूर याद करके रखना है। 2 नंबर में दोस्तों पूछ लिया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। आवेश का विमीय सूत्र आपका 80 होता है। ओके, विद्युत क्षेत्र का आपकी तीव्रता न्यूटन अपॉन मीटर रहने वाली है। फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या घटता है आपका, आवेश का विमीय सूत्र 80। नेक्स्ट 77 में जैसे आपको तैयार करके रखना है। गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित नहीं किया जा सकता, तो असत हो जाए, क्योंकि हम क्या है निगमित कर सकते हैं। ओके, अब सही जोड़ी इस बार से दिया, अब सही जोड़ी तो आपको है प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसकी आपका है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जैसे हम बात करते हैं, तो विद्युत आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर होता है आपका। ओके, इसके आगे नेक्स्ट है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान आपका क्या होगा, तो आपका 1/ε0 होगा। तो ये आपको तैयार करके रखना है। यहाँ से दोस्तों आपको मूल आवेश का मान आपको याद करके रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है अध्याय 2 हमारा। तो अध्याय 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल अपॉन क्या है, कूलाम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी आप क्या वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, ये आपको देख तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो उसके प्लेटों की आवेश पर निर्भर करती है। 1 माइक्रोफैरड धारिता की गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, 9 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है विद्युत विभव एक राशि है तो अदिश राशि है। विद्युत विभव का आपको विमीय सूत्र पढ़ लेना है। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। 1 फैरड बराबर होता है आपका, और 1 फैरड बराबर 1 कूलाम अपॉन क्या 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 फैरड में डेड स्थैतिक फैरड होते हैं, इंपॉर्टेंट, तो ये आपको तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ संधारित्र की आपको दिया हुआ है परिभाषा कि संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए हम उसकी क्या धारिता बढ़ा सकते हैं। फिर अगर हम देख लेते हैं यहाँ 77, तो इसमें आपका जैसे ये दिया हुआ है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव माध्यम की विद्युत शीघ्रता पर निर्भर नहीं करता, तो आपका सत्य हो जाएगा। आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जैसे आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ निर्भर करती है। फिर विद्युत धारिता का मात्रक फैराड अपॉन कूलाम होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। कोटर यानी गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र का सदैव क्या 0 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर आपकी इस बार से दिया हुआ क्या सही जोड़ियाँ, तो इनको आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपको सही जोड़ी आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो आपका वीडियो पोस्ट करके एक बार देख लीजिएगा किसका क्या होता है। ओके, नेक्स्ट संभव प्रश्न क्या किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आपको तैयार होना ही चाहिए। क्वेश्चन ऐसा बताया संभव प्रश्न किसे कहते हैं, उसकी विशेषता। ओके, तो ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो संभव प्रश्न कहलाता है। सम विभव यानी समान विभव हो। ओके, तो ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो संभव प्रश्न कहलाता है।
फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा है विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है। फिर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ आपको धारिता का ऐसा ही मात्रा का फैराड तैयार करके रखना है। संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं, जब क्या धारिता को बढ़ाना हो तब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो विभव का मान क्या कम हो जाता है। यहाँ सबकी आपको सनवी दी हो तो सब समझ सकते हैं कि ये किसी साल तक एमपी बोर्ड में आया था। ओके, अब हम अध्याय 3 विद्युत धारा की बात करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, धारा घनत्व को ऐसा ही मात्रक आपको तैयार करके रखना है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर दोस्तों हमारा एक तार का विशेष प्रतिरोध निर्भर करता है, तो उसके क्या पदार्थ पर निर्भर करता है। अति चालक पदार्थ की चालकता क्या होती है, अनंत होती है। विशेष प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम मीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा किसी चालक का विद्युत प्रवाह है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह होता है। ओमीय प्रतिरोध है तो तांबे का तार है ओमीय प्रतिरोध है। ओके, किसी परिपथ में धारा को मापने के लिए लगाते हैं मीटर लगाते हैं। विद्युत सेल स्रोत है तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट किलो वाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा का। क्लियर है, रेगिस्तान देखते हैं यहाँ इसमें। तो धारा घनत्व तो क्या आपकी सदस्य राशि, ये आपको तैयार करके रखना है। किसी पदार्थ के विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसी विशेष चालकता कहते हैं। विशेष प्रतिरोध का दोस्तों आपका है बिमी सूत्र याद करके रखना है। नेक्स्ट धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं सत्ता सत्त। ओके, सत्ता सत्त देख लेते हैं। तो पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। धारा घनत्व अनुगण वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं, सही जोड़ी इस प्रकार से दी है तो आपको पढ़ के रखना है, जिसमें आपको ये मैंने याद करके रखना है। जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हुए। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया तो पढ़ लीजिएगा। वही आपका पहला किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के दर्शाता है। ओके, मतलब प्रथम नियम किसको दर्शाता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट अनुगम वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अनुगम वेग ताप बढ़ाने पर क्या घटता है हमारा। बाकी इस प्रकार से दिया, एक बार आपको पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको जैसे तैयार करके रखना है। किसी सेल में से बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम विद्युत सामर्थ्य वह कब होती है, तो जब सेल में के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, जब उसका बाह्य प्रतिरोध हो। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट अध्याय जाता है अध्याय 4 हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने दिखा था, आपका ऑस्टेड ने दिखा था। वेक्टर रूप में आपको क्या है, यानी सदिश रूप में वायु शोभन का नियम आपको याद करके रखना है। और 2 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्ट में आ सकता है। ओके, आ भी चुका है तो आपको इस क्वेश्चन को भी याद करके रखना है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट रेगिस्तान में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदस्य राशि है आपकी। टेस्ला डेडेस का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत परिपथ में अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संट के उपयोग से धारामार्गी से सुग्राहिता कम हो जाती है। म्यू नॉट है आपका जो निर्वात की डेडेस को प्रदर्शित करता है, चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का एसआई पद्धति में डेडेस कूलाम प्रति किलोग्राम होता है तो 1.77 और 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सतह क्या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल को क्या है, लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉरेंज बल, आपसे केवल पूछ लिया जाए एक वाक्य में लॉरेंज बल क्या है तो यही आपको बताना। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। संट सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, सदैव आपको क्या है श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है या संयोजित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल शून्य होता तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर आपका सही जोड़ी हो जाएगा। ओके, मैं देखिए क्वेश्चन छोड़ा हूँ जो कम इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन आपको क्या है वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, जो सिलेक्टेड मैं उनको थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका फिर सही जोड़ी दी है तो इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना। पूरा आपको सही जोड़ी दी हुई है और उनको सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं, क्योंकि पता है आपको भी पता है वस्तुनिष्ठ ऐसा नहीं कि वो लोग फिक्स आपको बता दी जाए। यहाँ आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस पेपर के देखिए पूरा मैं कवर करा रहा हूँ, साथ ही और भी जो आपके आ सकते हैं उनको मैं क्या कवर करा रहा हूँ। तो आप क्या पूरा आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, धारा मापी के श्रेणी क्रम में हम क्या एक उच्च प्रतिरोध जोड़ के हम क्या उसे वोल्टमीटर परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे चुंबकीय क्षेत्र का आपको बिमी सूत्र पढ़ के रखना है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर अधिकतम होता है, तो उसके परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय 5 आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें देख लेते हैं, तो जिसमें आपको इसमें क्या तय करना है, आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक होता है आपका गॉस या ऑस्टेड। ओके, नेक्स्ट लोहे के में बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जैसे आपको यहाँ पढ़ के रखना है, ये आपको नेक्स्ट रहेगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर घटक का शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई पद्धति मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है।
धारावाही परिनालिका हमें डेड डैश के चुंबक की तरह व्यवहार करती है, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रा क्या है, V1/मीटर होता है। लोहे चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु एक क्या है, चुंबक होता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, तो बिल्कुल सत्य, नहीं काटती। ओके, क्यों नहीं काटती हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको 2 नंबर समझाया, तो वो आपको तैयार करके रखना है। ओके, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके, और ये 2 दिशाएं प्रदर्शित करती, जो कि संभव नहीं है इसलिए नहीं खींच सकते, तो ये आपको इस बार से तैयार करके रखना है। एक चुंबक को तोड़कर उसका एक अकेला ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, असत्य। अगर आप एक चुंबक उसको 2 टुकड़े तोड़ देते हो तो फिर एक नया चुंबक बन जाए, तो उसमें भी SN ध्रुव हो गए। फिर नेक्स्ट आपका सही जोड़ी इस बार से दी हुई, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी आपका दिया हुआ है, ये पॉइंट जरूर आपको तैयार करके रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ओके, जैसे आपका पूछा जाए चुंबकशीलता किसमें क्या होती है। ओके, तो जैसे पहले चुंबक है, विचुंबक शीघ्रता से होता है, तो ये नर्म लोहे में होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, तो कि चुंबकशीलता होती है वो एक से क्या ज़्यादा होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो आपकी चुंबकशीलता होती है वो क्या है, एक से क्या कम होती है। लोहे चुंबकीय पदार्थ में क्या होती है, जो चुंबकशीलता होती है बहुत ज़्यादा होती है, एक से। ओके, ये आपको बताया जा रहा, तो ये आपको पॉइंट पढ़ सकते रखना है। नेक्स्ट है हमारा, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व पर ताप का क्यों प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। ओके, आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेंगे अध्याय 6, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से। लेंज का नियम क्या पुष्ट करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम को पुष्ट करता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा का आपका वेबर होता है। अन्योपीड़न के जो गुणांक होता है उसका बीमी सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। ओके, थोड़ा ये डिफिकल्ट, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो फिर इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, 1-2 के पढ़ के रखना। किसी कुंडली का स्वापेरकत्व निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली के प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। परिपथ में प्रेरित धारा डेड डैश परिवर्तन के कारण होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण होती है। आदर्श प्रेरकत्व का उमी प्रतिरोध आपका 0 होता है। अन्योपीड़न की घटना में प्रेरित धारा डेड डैश धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती, तो मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि देखिए ये आपका है 2 कुंडली हो जाती है, एक कुंडली में आपकी धारा बैठ रही है, तो दूसरी कुंडली होती है उसमें क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसलिए क्या है मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती है। अगर आपकी स्वप्रेरण की घटना में क्या होती है कि उसी कुंडली में धारा बह रही है, उसी कुंडली में क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वो क्या मुख्य धारा को प्रभावित करती है। ओके, फिर हमारे साथ में अगर देखते हैं तो परिनालिका का स्वपेरकत्व, तो परिनालिका की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका ये असत हो जाएगा, निर्भर यहाँ करता है। प्रेरकत्व की घटना में प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती, तो असत हो जाएगा। स्वप्रेरण की घटना में करता है, ओके, तो करती है, लेकिन यहाँ लेकिन नहीं करती, इसलिए आपका असत हो रहा है। ओके, मैं बाकी आपके इस बार से दिया हुआ है, तो आपको एक बार पढ़ लेने से डायनेमो को हम मिलाते हैं, तो डायनेमो हमारा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। प्रेरित धारा की दिशा हमारी क्या होगी, लेंज के अनुसार निकाली जाती है। स्वप्रेरण का ऐसा ही मात्रा आपको याद रखना हैंडी होता है, तो इस बार से दिया हुआ है, तैयार आपको पूरा पढ़ लेना है। ओके, लेंज का नियम कौन से संरक्षण के नियम के पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। अन्योपीड़न का एक उदाहरण है, तो ट्रांसफार्मर का अनुरणीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, फिर ये आपको ये प्रेरकत्व के संचित ऊर्जा का आपको फॉर्मूला एक बार पढ़ के रखनी है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल इस वाले से बन चुका है। ओके, स्वप्रेरकत्व का मात्रा का आपका क्या हैंडी होता है, या ओम सेकंड भी हम कह सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान के क्या होता है, 2 गुना होता है। ओके, इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं वोल्टता की मध्य कलांतर क्या होता है, π/2 होता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति होती है उसमें क्या है, AC डायनेमो होता है। फिर अब रूट LC मात्रा किसका है, हो जाएगा आपका सेकेंड। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योपीड़न के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे देख लेते रेगिस्तान की पूर्ति में जिससे धारा की आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद अनुनाद की दशा में समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। प्रेरण प्रतिघात, ओके, जैसे एक्सेल का ऐसा ही ऐसे पद्धति में मात्रा पूछे ओम होगा, यानी क्या है जो प्रेरण प्रतिघात, किसी पर प्रेरण प्रतिघात क्या है, एक बार प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन, अब 77 में से इसमें है, प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन असंभव है, तो आपको बिल्कुल सत्य, इसमें क्या है नहीं किया जा सकता है। अब क्यों नहीं किया जा सकता, ये मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर के 2 नंबर बताए थे, मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो आपने क्रम से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो सब आपको टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को अपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है, सत्य हो जाएगा। चौक कुंडली में बनाने में नर्म लोहे के कोड का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस बार सही जोड़ी आपकी दी है, तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, तो आपका AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, याद रखना है। अगर आपसे पूछे यार ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योपीड़न के सिद्धांत पर। AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर को तो अक्सर आता रहता है, AC जनरेटर का आपसे पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ओके, प्रतिबाधा का बीमी सूत्र आपको पढ़ के रखना है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होते हैं पटलित क्यों बनाए जाते हैं, तो भंवर धाराओं के जो प्रभाव से कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर क्रोड है वो पटलित बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय आ जाता है अध्याय 8,
विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो ये तुरंत आवेश से उत्पन्न होती हैं। फिर नेक्स्ट जैसे आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के लिए पुष्टि सर्वप्रथम की थी तो हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट निम्न में से सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कब कम है? तरंग दैर्घ्य देखिए सबसे कम है तो गामा किरणों की। ओके, देखिए जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, यानी आवृत्ति पूछा जाए ज्यादा तो गामा किरणों की, तरंग दैर्घ्य कम पूछा है तो गामा किरणों। ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग आपको पढ़ लेना है। अवरक्त किरणों का ससूचक किया जाता है पायरोमीटर में। ओजोन मंडल अवशोषित करता है तो परावैंगनी विकिरण को करता है। ओके, जो हानिकारक सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं उन्हें क्या है, ओजोन मंडल ही अवशोषित करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है अवरक्त किरणें हो जाएगा। टेलीविजन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंग होता है उच्च अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंग होता है। ओजोन परत अवशोषित करता है परावैंगनी किरणों को हो जाता है। नेक्स्ट जैसे आपका विद्युत चुंबकीय तरंग में गणितीय अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो मैक्सवेल ने लगाया था। कोहरे में संकेत के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो तरंगें होती हैं वो आपकी अवरक्त तरंगें होती हैं। निम्नलिखित में सबसे कम आवृत्ति वाली पूछा है तो रेडियो तरंग की रहेगी। ओके, आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका दिया रेगिस्तान में जैसे देखते हैं तो ये आपका क्रम से इंपॉर्टेंट है, तीनों पढ़ के रखिएगा। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरण, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ओके, तो ये आपका होता है। अब इससे पहले एक आपको जो पार्ट आपका फोर्थ बना था मैंने ऑब्जेक्ट का, उसमें मैंने आपको क्या दूसरा गलत बता दी शायद। ओके, तो आपको याद रखना है सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो गामा किरणें होगी, और तरंग दैर्घ्य कम पूछा जाए तो भी गामा किरण रहेगी। क्योंकि जिसकी तरंग दैर्घ्य आपकी ज्यादा होगी तो जिसकी मतलब तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जीवाणुनाशक के रूप में क्या परावैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एकदम सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। रडार प्रणाली में डेडेस तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रडार से रेडियो, रडार प्रणाली में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दूरसंचार के लिए डेडेस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, माइक्रो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। सत में जैसे आपको ये तैयार करके रखना है, अवरक्त तरंगों की खोज रिटर्न ने की तो असत्य हो जाएगा, इसने हर्सेल ने की थी, तो ये आपको इसलिए असत्य हो रहा। माइक्रोवेव ओवन का कार रेडियो तरंगों पर आधारित, तो ये भी आपका क्या असत्य हो जाएगा। बाकी और देखते हैं जैसे आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें एक समान वेग से गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब देख ले सही जोड़ियाँ, सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है और जिसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ, हर बार बताता हूँ, बता रहा हूँ। जितनी भी आपके तरंग जैसे दृश्य तरंग है, रेडियो तरंग है, परावैंगनी तरंग है, तो उनके आपको खोज करता जरूर आपको तैयार करके रखना है। साथ ही उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती कितनी होती है वो आपको याद करके रखना है। जैसे आपका ये दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो ये आपको जैसे पॉइंट याद करके रखना है। जैसे आगे आपका दिया हुआ है तीसरा की 10 प्रकाशी तरंग दैर्घ्य की कोटि कितनी होती है? 10⁻6 मीटर होती है, तो ये आपको याद करके रखना है। ओके, क्लियर है? आगे देख लेते हैं। और ये पूरे आपको पॉइंट एकदम सभी आपको तैयार करके रखना है कि अवरक्त किरणों का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन में हर्सेल भी दिया जा सकता है, क्योंकि हर्सेल क्यों है खोज करता है, 2022 में आपका आया था अवरक्त किरणों की खोज हर्सेल ने की थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इस बार से दिया हुआ है खोज करता, देखिए मैं आपको जो सी बात करूँ वही आपका दिया हुआ है। जैसे हम बाद में बात करते हैं रेडियो तरंग की, तो रेडियो तरंग की मार्कोनी ने। ओके, कैसे याद रख सकते हैं? हमारा रेडियो घर का बहुत पुराना हो चुका है, बज नहीं रहा है, तो उसने कहा मार्कोनी, मार्कोनी यानी हाथ की कोनी मारोगे तो मार्कोनी, रेडियो नहीं बज रहा है, मार्कोनी यानी मार्कोनी की। परावैंगनी किरणों की खोज, तो परावैंगनी को रेटल हो जाएगा आपका। एक्स किरणों की हम बात करते हैं तो आपका क्या रोटजन हो जाएगा। गामा किरणों की हम बात करें तो गामा किरण हमारा बेकरल हो जाएगा, दृश्य की न्यूटन हो जाएगा। ये तो मैंने 5 तो आपको यहीं बता दिए होंगे, और ये वाली छठवीं वाली आपको एक और बताई थी आपको अवरक्त किरणें आपकी हर्सेल होती है, तो 6-7 तो यहीं आपकी कवर हो जाती है। पढ़ लेने एक बार अच्छे से। आपको दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपको फ्रास याद करके रखना है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करके रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंग होती है? तो परावैंगनी तरंग का किया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट हाई बनते हैं। ओके, और ये ऐसे ऑब्जेक्ट है कि अगर आपने फिक्स पढ़ा हो तभी आपसे बन पाएगा, इसलिए आगे से हर प्रकार के बन सकता है ऑब्जेक्ट, तो पढ़ के आपको रखना है। टीवी में रिमोट में कौन सी तरंग होती है? अवरक्त तरंगें होती हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी इस बार से आप पढ़ लीजिएगा। विस्थापन धारा इंपॉर्टेंट, तो पढ़ के रखिएगा। विस्थापन धारा का सूत्र भी आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट अध्याय आ जाता है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। ओके, तो दूरदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है? हमेशा कम होती है। एमपीओडिज्म 23 में आ चुका है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। नेक्स्ट है शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या 1.33 होता है। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए। हीरे में चमक का कारण क्या है? पूर्णांतिक परावर्तन है। ओके, नेक्स्ट है अवतल दर्पण का द्वारा आभासी प्रतिबिंब होता है, तो वस्तु से क्या बड़ा बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग किया जाता है। ओके, अगर आपने कक्षा 10वीं में साइंस में पढ़ा होगा तो ये सब आपके टॉपिक थे बहुत सारे। इसमें स्नेल का नियम आपको पढ़ के रखना है। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर।
लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है जब प्रकाश का बैंगनी रंग के लिए होता है। आगे देख लेते हैं। प्रिज्म उत्पन्न करता है तो विचलन और विक्षेपण दोनों उत्पन्न करता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी का बना प्रतिबिंब क्या आभासी और बड़ा होता है। रेगिस्तान में हम बात करते हैं तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बृहद माध्यम की अपेक्षा कम होती है। जल के भीतर जो लेंस होता है वो आपके अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए क्या स्पष्ट दूरी क्या 25 सेंटीमीटर होती है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ तय करें, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या अनंत होती है। लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के डैश रंग के लिए क्या अधिकतम होती है, तो लाल रंग के लिए अधिकतम होती है। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा हमेशा बनता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। परावर्ती दूरदर्शी में विभेदन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या अधिक होती है। सबका सब देख लेते हैं। इस बार से आपका दिया हुआ है, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना में अपवर्तन कोण क्या शून्य होता है तो आपका यह असत्य हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है आपका विक्षेपण क्षमता कोई मात्रक नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात है। प्रिज्म के प्रज्वलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ पर नहीं निर्भर नहीं करता तो आपका क्या असत्य हो जाएगा, निर्भर यहाँ करता है। ओके, सही जोड़ी इस प्रकार से दी है तो क्या आपको प्रैक्टिस कर लेना। सही जोड़ी आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो वो पढ़ लेना अच्छे से आपको। फिर आपको दूसरी सही जोड़ी दी है, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। लेंस देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका दिया लेंस की फोकस दूरी। लेंस की क्षमता की किस प्रकार निर्भर करती है, तो फोकस दूरी होती है वो क्षमता क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो अधिक फोकस दूरी के हम अभिदर्शक लेंस का प्रयोग करके बढ़ा सकते हैं। अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना था, दाढ़ी बनाने में किया जाता है इसका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ तैयार करके रखना है, किसी द्रव का क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध, ये आपको तैयार करके रखना है। यहाँ से दोस्तों आपका न्यूमेरिकल भी इस टाइप से यहाँ से बन सकता है। ओके, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट नियॉन लैंप कहेंगे आपका क्वेश्चन। हाँ, नियॉन लैंप का वर्णक्रम कैसा होता है, नियॉन लैंप का वर्णक्रम रेखीय वर्णक्रम होता है। बाकी आपका दिया हुआ ये आपको पॉइंट याद करके रखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी क्या है 1/2 होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या की आपकी आधी हो जाएगी। आपको क्लियर है। ये इस बार देखिए मैंने आपको बताया आपको न्यूमेरिकल स्टाइल बनता है, तो ये आपका दिया हुआ है कि अपवर्तनांक आपको निकालना है माध्यम का, क्रांतिक कोण दिया हुआ है। सिंपल है, हम म्यू बराबर जानते हैं, म्यू आपका क्या है अपवर्तनांक है 1/sin c। ओके, तो बस सी आपको क्या है, यहाँ आपका कोण है, क्रांतिक कोण है यानी वैल्यू रख देते हैं हम 1/sin 45 डिग्री। अब sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, पलट जाएगा तो √2 आएगा आपको। ओके, इस बार से तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया, ये आपके न्यूमेरिकल इस टाइप के आते हैं, तो एक बार आपको पढ़ के रखना है। ओके, स्नेल का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको पढ़ के रखना है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी में संबंध क्लियर ही होगा आपका, तो ये आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 10 तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की देख लेते हैं। तो तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो k = 2π/λ हो जाएगा। ओके, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका आया था। ओके, ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश की तरंगों में होती है किंतु ध्वनि में नहीं, तो जो अपवर्तन होता है प्रकाश की तरंगों में होता है लेकिन ध्वनि में नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। इसमें एक स्लिट पर विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई ई बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होती घटती है। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है तो ऊर्जा का संचरण करती है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न घटना से नहीं मिलता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से नहीं मिलता है। यानी जो प्रकाश जो की तरंग जो प्रकृति है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव में कण प्रकृति पता चलती है, तरंग प्रकृति पता नहीं चलती है। फेनल दूरी आपको पढ़ के रखना है। फेनल दूरी ओके, प्रकाश की जो व्यतिकरण में क्या है पुनरावर्तन होता है ऊर्जा का। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान में श्वेत प्रकाश से पतली फिल्म से रंगीन दिखाई देना, ये व्यतिकरण के कारण होता है। आपका प्रकाश का वेग विरल माध्यम सघन माध्यम में जाने पर घट जाता है। आपका साधारण बल में प्रकाश प्राप्त प्रकाश का अध्रुवित प्रकाश होता है। नेक्स्ट है बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न होता है गोली तरंगाग। ओके, जैसे आप तालाब में क्या है कोई पत्थर फेंकते हैं तो आपने गोला गोला आपको देखा होगा कि तरंगे बन जाती है, वो गोली तरंगाग हो जाएगा आपको। ओके, तो बिंदु स्रोत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनंत पर स्थित अगर प्रकाश स्रोत है तो वो आपका समतल होगा। अगर कोई भी प्रकाश स्रोत है वो अनंत पर स्थित तो वहाँ का जो तरंगांग बनेगा समतल तरंगांग होता है। तरंगांग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, गोलीय तरंगांग, समतल तरंगांग और आपका बिना तरंगांग। ओके, समझा चुका हूँ। सावन का बुलबुला व्यतिकरण की घटना के कारण क्या रंगीन में दिखाई देता है। प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत क्या हाइगन ने दिया था। नेक्स्ट एकल स्लेट द्वारा विवर्तन का उदाहरण है तो फ्रॉनहाउफर का उदाहरण है। मॉडल पेपर 2025 जो आपका है एमपी बोर्ड का उसमें था आपको। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। पोलराइट से निर्गत होता है तो आपका समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। क्लियर है। नेक्स्ट सतह से जो विवर्तन फ्रिंज समदूरस्थ होती है तो असत हो जाएगा। यंग के द्विस्लेट प्रयोग से दोनों कला संबद्ध स्रोत वास्तविक होते हैं तो ये आपका असत हो जाएगा। फिर आपको क्या है, ये आपकी सही जोड़ी दी है, इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपको सही जोड़ी पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पढ़ के रखिए। दूसरे व्यतिकरण का द्विस्लेट प्रयोग होता है तो आपके किसने यंग ने किया था। ओके,
फिर नेक्स्ट प्रकाश की तरंग सिद्धांत तो आपने किसने दिया, तो मैक्सवेल हो जाएगा आपका। द्वितीय तरंग का सिद्धांत आपका हाइगन ने दिया था। ऊर्जा का वितरण किसमें होता है, आपका व्यतिकरण में होता है। ज्यामिति छाया में प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, विवर्तन कहलाता है। इस बार से आपका दिया एक बार से पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें आपका दिया हुआ प्रकाश के विवर्तन क्या होता है, तो सीधा दिया हुआ कोई भी अगर आपका प्रकाश सीधे चलता है और उसमें अवरोध आ जाता है, प्रकाश के अपने किनारे से मुड़ जाता है, यही आपका विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट अध्याय जाता है अध्याय 11, विकिरण तथा द्रव्य की ध्रुव प्रकृति के। वीडियो पसंद आ रही होगी, मेहनत पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, देख लेते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, पहली चैप्टर में पढ़ा था हमने 1.6 कूलाम। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। नेक्स्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है कि एक कण का द्रव्यमान तथा वेग, उसमें क्या डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य आपको होता है, तो H अपॉन क्या होता है, m भी होता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की, हर्ट्ज ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज आपकी हर्ट्ज ने की होगी। फिर नेक्स्ट आपको ये तैयार करके रखना है, द्रव्य तरंगों का संवेग सूत्र कितना होता है, P = H अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान आपको तैयार करके रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान और फोटोन का विराम द्रव्यमान अलग अलग है। अब फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछे 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान पूछे तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ द्रव्य तरंगों का परिकल्पना डी ब्रॉगली ने की थी। और यहाँ से आपको क्या है, साथ ही जो आपका दैलीय आवृत्ति है, कार्यफलन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ओके, ताप आयनिक उत्सर्जन है, ये पॉइंट मतलब आपको एकदम रटे होने चाहिए, वही उसी से ऑब्जेक्ट बनते हैं। मैंने आपको टॉपिक समझाया, क्वेश्चन आंसर समझाया, वो बन जाते हैं। तो ये जो सब आपके टॉपिक रखे हुए ये सब आपसे बन जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं और उनको अच्छे समझा। ये दैलीय आवृत्ति देखिए, परिभाषा आपकी दी हुई है, ये निरोधी विभव की बताया जा रहा है। निरोधी विभव भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा 2 नंबर में, प्रीवियस में आपका आ चुका है, आपका 22 में भी आया था निरोधी विभव के, तो आपको पढ़ के रखना है। तो अगर वो टॉपिक आपको क्लियर है तो वही उन्हीं से आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट में कुछ अलग से नहीं है आप, तो वो टॉपिक क्लियर है तो आपको ही बन जाएगा, इसलिए मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो आप देख रहे होंगे वो आपके टॉपिक जो मैंने बताए हैं कि कार्यफलन क्या है, दैलीय आवृत्ति क्या है, प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, ताप आयनिक उत्सर्जन क्या है, वही सब आपके यहाँ दिया हुआ है। ओके, फोटोन ऊर्जा के संवेग के छोटे छोटे बंडल होते हैं, बिल्कुल सत्य है। ओके, ऊर्जा का छोटा बंडल क्या है, आपका फोटोन कहलाता है। डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, हमने विशेषताएं पढ़ा था ये। फिर आपका दिया हुआ सही जोड़ियाँ, तो एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेकर या पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके आपको देख लेना। ओके, सिंपल दिया हुआ है, टॉपिक आपने पढ़े होंगे, क्वेश्चन ही आंसर अगर तैयार किए होंगे तो बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको दिए खोजकर्ता उनके बारे में बताए जा रहे हैं। ओके, तो ये आपको पढ़ के रखना है, हर प्रकार से आपको वस्तुनिष्ठ यहाँ कवर किया जा रहा है। ओके, फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में क्या संबंध होता है, इक्वल टू होता है H भी होता है। दैलीय आवृत्ति क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर जैसे आपका प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में बताया, ये काउंटर प्रभाव वाला इंपॉर्टेंट है। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली जो परिघटनाएं आपको बतानी है, तो काउंटर प्रभाव हो जाएगा और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो कि क्या है बताते हैं, जो आपकी विकिरण की है कण प्रकृति का होता है। ओके, नेक्स्ट डी ब्रॉगली का तरंग दैर्घ्य सूत्र आपको तैयार कर लेना है, साथ ही कैसे निकालना पड़ता है 3 नंबर में आ सकता है। अभी मैंने आपको बताया फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका परमाणु देख लेते हैं। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए इलेक्ट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान कितना होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, आपको याद है, तुरंत आप क्या है बताइए इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, परमाणु वाले चैप्टर से देख लेते हैं। ये आपका दिया परमाणु आपका कौन सा होता है, तो अनावेश होता है परमाणु। भामा परमाणु अनुसंधान आपका मुंबई में हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है कि परमाणु का आकार निम्न कोटि कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर है। रिंडबर्ग नीतांक भी आपको याद रखना है, एक वाक्य में भी इस प्रकार से आ सकता है, तो याद आपको रख करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, 1:4:9 होगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणी में जो पूर्णतः परावैंगनी भाग में होता है वो लाइमर होता है आपका। अब देख लेते किस स्थान में, पहला ये है हाइड्रोजन परमाणु की निकटतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी में सर्वप्रथम डेडेस देखा तो 52 ने देखा। रिंडबर्ग आपका नीतांक आर का वैल्यू दिया हुआ, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, कितनी की कोटि होती है, तो 10⁻15 मीटर की होती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। परमाणु की संरचना का अध्ययन पूछा है, तो जे थॉमसन ने किया। ओके, नेक्स्ट है डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा, पहले भी इसे हम पढ़ चुका है। ओके, तो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन आपके, क्योंकि उसी टॉपिक से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, ये सब आपके क्लियर ही होंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती है, तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, फिर आपका ये दिया हुआ है सही जोड़ियाँ, प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल आपका सिंपल आपका दिया हुआ है।
जैसे जे थॉमसन ने क्या आपका प्लैंक मॉडल दिया, यानी तरबूज वालों ने कहा क्या कि परमाणु कुछ नहीं ज़्यादा तरबूज है। ओके, जिस प्रकार से क्या है तरबूज में काले बीज होते हैं, उसी प्रकार से क्या है इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, पूरा धनावेशित गोला होता है। बस इतना है जे थॉमसन को। तो अगर आप देखिए इस टॉपिक को, यहाँ ये परमाणु वाला चैप्टर है। ओके, अगर यहाँ से आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी क्वेश्चन आंसर है, कोई वस्तुनिष्ठ है, तो आपको क्या जे थॉमसन का मॉडल, ओके, रदरफोर्ड का मॉडल, और साथ ही दोस्तों आपका जो बोर का मॉडल है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे क्या इनका प्रयोग था, उनके क्या निष्कर्ष निकले, क्या दोस्त थे, वो इतना तैयार कर ले तो आपका हर प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ये टॉपिक ही आपका मैंने उतना है आपका यहाँ। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे देख लेते हैं। हाँ, परमाणु का ग्रही मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो रदरफोर्ड ने। जो ये कक्षा वाला सिस्टम बताया, ये रदरफोर्ड ने बताया, इसलिए ग्रही मॉडल कहा जाता है। नाभिक वाले चैप्टर से बात करते हैं। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? संलयन प्रक्रिया होती है। संलयन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है हल्का नाभिक प्रयुक्त किया जाता है। 1 ग्राम पदार्थ में समतुल्य होता है तो 9 × 10⁻13 जूल के। 1 न्यूटन का द्रव्यमान आपको पढ़ के रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका AMU होता है तो 1/12 × कार्बन के परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है। नाभिक के बाहर क्या है? न्यूट्रॉन क्या अस्थायी होते हैं। फिर नेक्स्ट 6 नियतांक का ऐसा ही मात्रक वैक्यूलर होता है। इसके बाद अल्फा कण निम्नलिखित में परमाणु का नाभिक होता है तो आपका हीलियम का। फिर नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ परमाणु में निम्नलिखित में किसके उदाहरण है? किसका उदाहरण? बिल्कुल सिंपल है। नीचे क्या लिखा रहता है? नीचे लिखता है परमाणु संख्या, ऊपर क्या लिखा रहता है? तो भार। ऊपर के बराबर 3 है, ऊपर 3 ऊपर, यानी भार बराबर यानी समभार है। भार समान हो यानी समभार है। कोई स्थान समान है, परमाणु क्रमांक समान हो तो आपका समस्थान है। कोई समस्थान है, समभार क्या है, सब क्वेश्चन आंसर बताएं तो ये भी आपको याद करके रखना ही है। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक आपका वैक्यूलर होता है। ओके, नेक्स्ट आपको 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के होता है, ये आपको पॉइंट याद करके रखना है। तापायनी नाभिकीय संलयन को डेटेस अभिक्रिया भी कहते हैं, तो तापीय नाभिकीय भी कहते हैं। ओके, इसमें जैसे आप ये पूछे यार ये आपका समस्थानिक है तो नीचे देखिए समस्थान परमाणु संख्या देखिए, और 8 और 9 है तो आपका अलग हो जाएगा। समस्थानिक नहीं आपके समभारिक, क्योंकि 17 ऊपर बराबर है, भार बराबर है तो समभारिक हो गए। ओके, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नाभिकीय बल लघु परिसल बल है तो ये भी आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन, किसको कहते हैं? तो प्रोटॉन न्यूक्लियॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम क्या उसे न्यूक्लियॉन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक पढ़ के रखना है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण आपको देख लेना है। ओके, इसके बाद देख ले अब नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन टॉपिक अच्छे से समझा दिया है, ये आपको टॉपिक तैयार करके रखना है एकदम। ओके, एमपीओ एग्जाम 24 में ये पूरा आया था, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन क्या है, लेकिन आपके यहाँ अंतर आ सकता है, अंतर आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर रहेगा 14 अर्धचालक पदार्थ युक्तियाँ और सरल परिपथ। ओके, इसमें 0 केल्विन पर जर्मेनियम क्या होता है? कुचालक की भांति व्यवहार करता है आपका। नेक्स्ट अर्धचालकों की चालकता अशुद्धि मिलाने पर क्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको तैयार करके रखना है। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत होती है तो निश्चल क्या होते हैं? निश्चल आयन होते हैं। एमपीओ 19 में आया है। आगे देख लेते हैं। किसी उपकरण का उपयोग दृष्ट कार्य के रूप में किया जाता है तो प्रकाश डायोड का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा का अंतराल क्या होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं तो होल होते हैं। एन टाइप में क्या है? बहुसंख्यक पी का पूछेगा, मैं पी पूछूं कि पी अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं तो क्या होते हैं? बहुसंख्यक होल होंगे। ओके, देखिए कैसे याद रखना है। पी में देखिए होल बन रहा है, ये होल बन रहा है तो पी में आपका क्या है? होल बन रहा है, इसी में क्या बहुसंख्यक होल होंगे। जब पी में बहुसंख्यक होल होंगे तो एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अल्पसंख्यक पूछे उल्टा हो जाएगा। बहुसंख्यक एन में क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है तो अल्पसंख्यक होल हो जाएंगे। शुद्ध अर्धचालक में फर्मी इस तरह संयोजकता बैंड और चालक बैंड में क्या होता है? मध्य होता है। और ये आपका किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है। ओके, घटता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक पूछा तो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में डेढ़ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे आपको तैयार करना है, ये आपका ये तो क्लियर ही होना चाहिए। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक का कौन होता है तो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक अल्पसंख्यक है तो होल होंगे। पी प्रकार में होल बहुसंख्यक हो गए और अल्पसंख्यक आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, इस प्रकार से। तब जैसे यहाँ लिखा पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या बराबर होती है, आपका 17 रहेगा। इस प्रकार से आपका ये जोड़ दिए तो इसकी भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे आपका कौन सा अर्धचालक डायोड वोल्टेज नियामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जेनर डायोड। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है धातुओं के ऊर्जा अंतराल का मान कितना? 0 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 1 से लेकर आपके जो 14 अध्याय तक थे सभी अध्याय के ऑब्जेक्ट एकदम सिलेक्टेड प्रैक्टिस कराए हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सभी आपको क्या है तैयार, आपकी बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे आपको तैयार होंगे। अगर कुछ आपको ऐसे है कि ऑब्जेक्ट तैयार नहीं है तो उनको आपको पढ़ लीजिएगा। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई तरीका नहीं, आपको लगातार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो अब बाकी क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th फिजिक्स से टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट है।
तो प्लेलिस्ट में जाकर कम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।